जी हां, तो बजट से कितना बदलेगा देश? क्या मंदी से उबरकर 2021 में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित होंगे? क्या ये बजट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में अहम भूमिका निभाएगा? हेल्थ, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीन सेक्टर्स में सरकार की तरफ से अहम कदम उठाए गए हैं। कितना अहम रहने जा रहा है सरकार का ये कदम, वरिष्ठ पत्रकारों के पैनल से ये समझने की कोशिश करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज गरोला जी हैं, आप एडिटर इन चीफ हैं न्यूज नेशन नेटवर्क के। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अदिति फडणवीस भी जुड़ेंगी। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो बजट है, देखिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिहाज से बेहद अहम है। क्या कुछ इसमें ऐलान किया गया है इस बजट में, ये हम आपको दिखा देते हैं। 3,34,000 करोड़ रुपए का ऐलान है, 1,75,000 करोड़ के विनिवेश का लक्ष्य रखा गया है। सस्ते घरों पर 1.5 लाख की छूट आगे भी जारी रहेगी। 5 लाख करोड़ की लैंडिंग पोर्टफोलियो का प्रावधान किया गया है। 3 राज्यों में नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात है। 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। बिजली क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ की योजना इस बजट में रखी गई है। तमिलनाडु के लिए बाकायदा 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। केरल के लिए 65,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और टियर 2 शहरों में मेट्रो लाइंस को लेकर और ज्यादा विस्तार नजर आएगा। लेकिन इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर रोजगार से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, यह भी आपको समझना बेहद जरूरी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रोजगार के मुद्दे पर इस बजट में क्या कुछ कहा गया है वो आप देख लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य, लॉन्च किए गए 6500 प्रोजेक्ट से नौकरियां बढ़ेंगी, ये दावा किया जा रहा है। 2 करोड़ रोजगार के अवसर मिलेंगे, ये दावा किया जा रहा है। हाउसिंग सेक्टर में बड़े स्तर पर रोजगार बढ़ेगा। आपको बता दें कि एक घर अगर बनता है तो 219 लोगों को रोजगार मिलता है। यानी अगर एक साल में 1 लाख घर बनते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोजगार कितना मिलेगा। एमएसएमई सेक्टर में 5 करोड़ नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य, नई स्क्रैप पॉलिसी से ही 50,000 नई नौकरियां सामने आएंगी। कुल मिलाकर इस बजट से पहले भी जो अलग अलग 3 आर्थिक पैकेज दिए गए थे उसमें भी रोजगार पर फोकस किया गया था सरकार की तरफ से, और अब एक बार फिर रोजगार का जिक्र यहां पर लगातार हो रहा है। हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है उनसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एनके सर, सबसे पहले आपसे सर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आप कितने नंबर देंगे वित्त मंत्री को और क्यों? भाई गजब का बोल्ड बजट है। मैं 42 साल से बजट की एनालिसिस कर रहा हूं। मैंने आज तक किसी सरकार को इतना साहसी कदम लेते हुए नहीं देखा है कि आप ताज्जुब करेंगे कि स्वास्थ्य पे, सफाई पे कोई सरकार 33,000 करोड़ इस बात पे खर्च करे कि ओडीएफ तो हो गया, ओपन डेफिकेशन फ्री तो कंट्री हो गई है, लेकिन अब मलमूत्र का निस्तारण कैसे होगा, इस पे हम 33,000 करोड़ खर्च करें। ये कहीं से पब्लिक को बहुत अच्छा नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त खर्च किया है और ये भूल गई है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसको वोट भी चाहिए। मेरे ख्याल से एक कारण ये भी है कि इलेक्शन है नहीं, लेकिन उससे ज्यादा है कि इतना साहसिक बजट है जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। आज आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये हो सकता है। कितने नंबर आप देंगे वित्त मंत्री को? मैं 8 नंबर दे रहा हूं, 10 में 8, 10 में से 8 नंबर जी। अदिति फडणवीस भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है अदिति जी आपका। मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, लेकिन हम जरा दर्शकों को बता दें, वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर, रोजगार के मोर्चे पर 10 में से 8 नंबर यहां वित्त मंत्री को दे रहे हैं। अदिति जी, आपसे समझना चाहूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर आप वित्त मंत्री को कितने नंबर देना चाहेंगे और क्यों? देखिए, वित्त मंत्री जो बजट बनाती हैं वो वित्त मंत्री नहीं बनाती हैं, वो ये तो सर्वविदित है कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में बनता है। और केंद्र सरकार कितना राज्य सरकारों को ऑन बोर्ड ले सकती है, इस पे काफी कुछ डिपेंड करता है। तो जहां तक वित्त मंत्री की कोशिश का सवाल है, वो तो मेरे ख्याल से 6 तो लाजमी बनता है। ठीक है, लेकिन क्या केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर हावी न होके और उनको एक तरह से ऑटोनॉमी देगी कि वो अपनी प्रोजेक्ट्स अपनी तरीके से बना सकें, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, लेकिन आपके मुताबिक इस बजट में वित्त मंत्री ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में काम किया है उसके हिसाब से 10 में से 6 नंबर आप देती हैं। सवाल कुछ आपके जहन में जरूर है। मनोज गरोला सर, आप कितने नंबर देंगे सर वित्त मंत्री को, और उतने नंबर देने के पीछे की वजह क्या होगी सर, लॉजिक क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि ये जो बजट है इसको अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बोलें
तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। इस बजट में सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में किया गया है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। जिस समय पेंडेमिक हुआ था, पेंडेमिक का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था वो जो सबसे निचले तबके के लोग थे उनके ऊपर पड़ा था। आपको ध्यान होगा वो सीन कि शहरों से लाखों लोग अपना वापस गाँव को गए थे और जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उसमें से काफ़ी ज़्यादा आज तक वापस नहीं आए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन सबको रोज़गार के अवसर मिले और इंफ्रास्ट्रक्चर में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उस समय रोजगार के अवसर सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं डायरेक्टली, और कई सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे स्टील हो गया, जैसे सीमेंट हो गई, और इन सारे के सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा रोजगार मिलता है। और तो यही कारण है कि और इस बारी जो बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कैपेक्स का जो एलोकेशन है वो 34% पहले के मुकाबले बढ़ाया है। और अभी जो टोटल जो एलोकेशन है वो 5,34,000 करोड़ है, जो कि मेरे ख्याल से कि पता नहीं कितने लंबे टाइम में जो कि हाईएस्ट है। जब से मैंने बजट कवर किया है तब से मैंने इतना ज़्यादा इंक्रीज एलोकेशन में देखा नहीं है। और मेरे ख्याल से ये एक कंपल्शन भी था पेंडेमिक के बाद, जो हमारा जो इकोनॉमी डाउन गई थी उसको ऊपर करने का। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे पास कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना था। ठीक है सर, तो नंबर कितने वित्त मंत्री? इसलिए मैं वित्त मंत्री को इसमें 10 में से 9 नंबर दूंगा। अरे वाह, तो इसका मतलब वित्त मंत्री डिस्टिंक्शन के साथ यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर पास होती नजर आ रही है। केंद्र सरकार का बजट जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर 10 में से 9 नंबर तर्क के साथ मनोज गिरोला सर दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच 2 और अहम सेक्टर हैं जिस पर जोर लगातार इस बजट में दिया गया है। जो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है स्वास्थ्य का। सेहत के मोर्चे पर वित्त मंत्री ने क्या कुछ ऐलान किया है इस बजट में, यह हम आपको जरा फटाफट दिखा देते हैं और उसके बाद सेहत के मोर्चे पर वित्त मंत्री को कितने नंबर मिलते हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि जो हेल्थ बजट है वो 137% बढ़ाया गया है। कोरोना वैक्सीन के लिए ही अकेले 35,000 करोड़ रुपए दिए गए। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का जिक्र यहां पर किया गया है। मिशन पोषण का पार्ट 2 शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में रोकथाम, उपचार और देखभाल पर फोकस किया जाएगा। तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए स्वच्छ भारत मिशन के लिए दिए गए। 70,000 गांव में वेलनेस सेंटर्स खोले जाएंगे। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खोले जाएंगे। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स भी स्थापित किए जाएंगे और तकरीबन 3 लाख करोड़ जल जीवन मिशन के लिए यहां पर दिए गए। हेल्थ सेक्टर स्टेट का सब्जेक्ट है, यानी राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने राज्यों में हेल्थ को और ज्यादा डेवलप करें। लेकिन केंद्र के स्तर पर जो तमाम ऐलान यहां पर किए गए हैं, इसका मतलब क्या है? अदिति जी, आप सेहत के मोर्चे पर कितने नंबर देना चाहेंगी और उस नंबर के पीछे वजह क्या आपकी? सेहत के इशू पर भी 6, क्योंकि उन्होंने पैसा तो बहुत दिया है लेकिन पैसा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दिया गया है। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए उतना पैसा नहीं दिया गया है। और ये सबसे बड़ी चीज है कि कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे होती है, ताकि अगर एक और महामारी हो जाती है या किसी और तरह की महामारी हो जाती है तो उसके लिए पूरा सिस्टम कैसे उसको एक तरह से स्ट्रेंथन किया जाएगा इससे जूझने के लिए। जी, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि कोरोना के लिए से लड़ने के लिए कितना पैसा दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये होती है वो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और पैसा दे। ठीक है, तो इस वजह से, इस दलील के साथ आपको लगता है कि सेहत के मोर्चे पर भी 6 नंबर वित्त मंत्री को मिलने चाहिए। सेहत के मोर्चे पर एनके सिंह सर, आप अदिति मैम के इस दलील से सहमत हैं? हम आपको पहले बता दें दर्शकों को एक बार फिर, अदिति जी ने 6 नंबर दिए हैं 10 में से वित्त मंत्री को स्वास्थ्य के मोर्चे पर। एनके सिंह सर, आप कितने नंबर और किस आधार पर? मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा कड़ा एग्जामिनर हूं, तो दिए तो हमने भी 6 हैं, लेकिन बेहद तारीफ करते हुए हेल्थ सेक्टर में क्वांटम जंप हुआ है एक्सपेंडिचर का। और आप ताजुब करेंगे, कोई भी पॉपुलिस्ट नहीं नजर आ रहा, लेकिन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये तीनों जो हेल्थ सेक्टर हैं, जो हेल्थ के, उन तीनों को इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए जबरदस्त पैसा। अगर यही मान लीजिए कि सरकार ये करती कि साहब हेल्थ के लिए हमने फलाने को फ्री कर दिया है, इस वर्ग को फ्री कर दिया, बड़ा अच्छा लगता आपको, बहुत देखने में पॉपुलिस्ट होता, लोग लुभावना होता। लेकिन उसकी जगह इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट पे किया। और उसका कारण भी है कि पिछले 70 सालों में भारत हेल्थ सेक्टर में सबसे खराब परफॉर्मेंस बजट को लेकर रहा है। और आप 189 जो दुनिया के देश हैं उसमें 169वें नंबर पे भारत रहा है। तो इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना ये एक बोल्ड इनिशिएटिव है। और आप ध्यान रखिए, टीकाकरण के लिए
अगर 33,000 करोड़ दिए जा रहे हैं, तो मैं जोड़ रहा था जी। कि एक टीके पे 1,000 करोड़ रुपया खर्च आ रहा है, सब कुछ मिला के, जो टीका ले जाना, लाना, आदमी को लगवाना। ठीक है, मतलब कि आप सोचिए कि कितने हजार, 33,000 करोड़ लोगों को टीका लगेगा। 1,000 करोड़ अगर लग रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत आराम से 33,000 करोड़ लोग को ये मुफ्त में टीका लगवा सकते हैं। ये स्थिति है। तो मुझे लगता है कि टीका में अलग से जो पैसा दिया है और टोटल जो बजट को आपने 2 लाख करोड़ से ऊपर कर दिया है, मुझे लगता है ये बेहद एक सीरियस बजट है और गंभीर बजट, सरकार की तारीफ की जानी चाहिए। ठीक है, तो सेहत के मोर्चे पर सरकार की तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन एनके सिंह सर भी नंबर देने के लिहाज से अदिति जी के साथ हैं। 10 में से 6 नंबर सेहत के मोर्चे पर। लेकिन गैरोला सर, थोड़ा आपसे भी समझना चाहूंगा सर, आप किस तरीके से देखेंगे? अभी हम बात कर रहे थे तमाम सरकार के नुमाइंदों से, वो कह रहे थे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अगर कोई एक सेक्टर प्राथमिकता में है वो तो हेल्थ ही है। हाँ, देखिए अनुराग, ये बात बिल्कुल ठीक है। बजट होने से पहले भी जो बात चल रही थी वो यही थी कि हेल्थ में इस बारी काफ़ी फोकस होगा, और बजट में हमने देखा भी कि 137% जो हेल्थ का जो एलोकेशन था उसमें जो इंक्रीज़ है, जो कि बहुत अच्छा है। ये लंबे टाइम से, आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारा जो बजट में जो खर्चा है वो संसार के सबसे कम कंट्रीज़ में था, तो इसलिए उसको डबल से ज़्यादा करना, 94,000 करोड़ से 2,30,000 करोड़ करना, ये एक बहुत बोल्ड स्टेप है। और मेरे ख्याल से जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इसका जो इन्वेस्टमेंट है उससे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। और मैं आपको मैं एक बात और बताऊं, जो वैक्सीनेशन में हमने 35,000 करोड़ रुपए जो हमने एलोकेट करे हैं, उसका अगर वो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल होता है तो इकोनॉमी में उससे काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। कैसे सर, इकोनॉमी को कैसे बूस्ट मिलेगा वैक्सीन से? हाँ, आप ये देखिए ना कि आज की डेट में जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट है, तो ये सेक्टर, ये जो आज की डेट में ये इंडस्ट्री करीब बंद है, रुके हुए हैं। अगर वैक्सीनेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो लोग तो टूरिज्म तो जो टूरिज्म है, होटल है, रेस्टोरेंट है, एंटरटेनमेंट है, सिनेमा हॉल है, ये सारे के सारे चलने लगेंगे। और उसमें काफ़ी लोग काम करते हैं, लाखों करोड़ों लोग इस टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका नया पॉइंट इकोनॉमिक, ये जो मनोज जी कह रहे हैं बिल्कुल नया पॉइंट है कि अगर वैक्सीनेशन कंप्लीट आप कर लेते हैं तो टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ेगी, टर्शियरी सेक्टर आप कह रहे हैं कि 35,000 करोड़ के वैक्सीनेशन से कई लाख करोड़ के जो बाकी सेक्टर्स हैं उसमें बूम आ सकता है। उसमें बूम आएगा, करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, जिनका रोजगार छिन गया था उनको वापस रोजगार मिलेगा। सर नंबर कितने सेहत के मोर्चे पर? मैं सेहत के मोर्चे पर और इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं 10 में से वो है 9 नंबर दूंगा। तो सेहत के मोर्चे पर वित्त मंत्री को 10 में से 9 नंबर मनोज गैरोला जी यहां पर दे रहे हैं। तीसरा जो सेक्टर है वो देश के अन्नदाताओं से जुड़ा हुआ है, उस मोर्चे से जुड़ा है जो गांव में नजर आता है। लगातार किसान विरोध कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति में कृषि के मोर्चे पर भी बजट में काफी कुछ बातें कही गई हैं। बातें क्या कुछ कही गई हैं खेती के मोर्चे पर, यह आप जरा जल्दी से जान लीजिए। उसके बाद हम वित्त मंत्री को नंबर कितने मिलते हैं ये हम आपको बताएंगे। देखिए, कृषि सेस का ऐलान हुआ है, अपने आप में एक बड़ा ऐलान। यहां पर उत्पादन लागत का 1.5 गुना दिया जाएगा, यह भी बताया जा रहा है। गेहूं के लिए 75,000 करोड़ दिए गए, धान के लिए 1,72,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। एमएसपी जारी रहेगी, वित्त मंत्री ने इस बात को दोहराया है। सिंचाई के लिए 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन यहां किया गया है। 5 बड़े कृषि हब बनेंगे, यह बात भी यहां पर कही गई है। साथ ही साथ मंडियों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। पशुपालन डेयरी के लिए बाकायदा 40,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही साथ एग्रीकल्चर का जो क्रेडिट टारगेट है, जो कृषि कर्ज है, उसको बढ़ाकर अब 16.5 लाख कर दिया गया है। ये सब कुछ हुआ है देश के अन्नदाताओं के लिए। लेकिन इन सब के बीच अगर आपके जहन में ये सवाल है कि क्या वाकई में स्थितियां कुछ बदल रही हैं, 2013-14 जब मोदी सरकार आती है सत्ता में, तब से लेकर अब तक क्या कुछ बदला है एग्रीकल्चर के मोर्चे पर, तो जरा हम आपको वो भी आंकड़ों के जरिए बता सकते हैं कि किस तरीके से बदलाव देखा गया है, खासकर गेहूं, धान, दलहन, कपास, इनके मोर्चे पर। वो आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मनोज सर, देखिए ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। गेहूं को अगर आप इस वक्त देखते हैं तो 2013-14 में 33,000 करोड़ रुपए का भुगतान होता था गेहूं के लिए, जो अब बढ़कर 75,000 करोड़ हो चुका है। चावल के लिए 63,000 करोड़ का भुगतान होता था, जो अब बढ़कर 1,72,000 करोड़ हो चुका है। दालों के लिए जो राशि दी जाती थी भुगतान के तौर पर, वो 236 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 10,530 करोड़ हो चुकी है। और कपास का आंकड़ा देखकर तो आप भी चौंक जाएंगे, 90 करोड़ रुपए भुगतान की राशि के तौर पर दिया जाता था, वो अब बढ़कर 25,974 करोड़ रुपए हो चुका है। ये वो आंकड़े हैं जो वित्त मंत्री ने आज अपने बजट भाषण में सामने रखे हैं। तो पिछले 6-7 सालों में, या कहिए पिछले इन 7 आर्थिक
बजटों में क्या कुछ बदलाव हुआ है वो आप इन आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं। और इसी सवाल के साथ एनके सर आपसे, देश के अन्नदाताओं के लिए वित्त मंत्री ने जो आज बातें कही हैं, कितने नंबर और क्यों? भाई मैं बहुत मायूस हुआ। मुझे काफी उम्मीद थी कि इस समय अगर कोई एक सेक्टर है जिसने आपको संभाल लिया, आज आप डूबते हुए बच गए और पॉजिटिव रहा एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 3.6% पॉजिटिव रहा, जबकि बाकी कॉन्ट्रैक्शन में चला गया। इंडस्ट्री ले लीजिए, टर्शियरी सेक्टर ले लीजिए, सर्विस सेक्टर जिसे कहते हैं, ये सब नेगेटिव में थे, भयंकर नेगेटिव में। उस समय आपका किसान रकबा बढ़ाया, उसने उत्पादन बढ़ाया और आज रिकॉर्ड 332 मिलियन टन अनाज पैदा करने जा रहे हैं। ये उस किसान का कंट्रीब्यूशन था, आपको जिंदा कर दिया उसने। लिहाजा सरकार को कम से कम इतना तो करना चाहिए था, बल्कि इसके एवज में क्या किया, ये जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है। अरे आपने 2,77,000 करोड़ का आपकी अनाज खरीदा है, एमएसपी पे एहसान किया है, आपने जो माल खरीदा उसका पैसा दिया है, ये उसी के लिए बजटरी प्रोविजन है। तो आपने धेला भर भी नहीं दिया है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि किसानों के फ्रंट पे शायद फिर से रिव्यू करें। किसान नाराज है और नाराज होने का कारण है, लिहाजा इस फ्रंट पे मुझे लगता है कि बेहद वो करने एक उदारवादी एटीट्यूड रखना था, वो सरकार का कहीं नहीं नजर आया। सर, तो ऐसी स्थिति में कितने नंबर आपके मुताबिक मिलने चाहिए वित्त मंत्री को? भाई पास तो कर ही देंगे, 33% से ज्यादा 4 नंबर मैंने दिए हैं जी। 4 इसलिए दिए हैं कि सरकार कर सकती थी, इस समय उसकी जरूरत थी। आप एमएसपी पे खरीदने की जहां तक बात करते हैं, आपके पास कैपेबिलिटी थी कि आप उसको ट्रांसफर कर सके और एमएसपी पे खरीद के और उसको बेच सके। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको दिक्कत ना होती। अगर आप 1.5 लाख करोड़ और इसमें बढ़ा देते तो आप पूरा का पूरा उसका अनाज खरीद सकते थे। ठीक है, लेकिन आपने नहीं किया। तो मनोज सर, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले अदिति जी, आप कृषि के क्षेत्र में वित्त मंत्री को कितने नंबर और उसके पीछे क्या कुछ फैक्टर आपको नजर आता है? जैसा मैंने कहा, वित्त मंत्री अकेली कोई पॉलिसी नहीं बनाती है, पूरी सरकार बनाती है। और ये जो निर्णय हुआ है आज बजट का, उसमें उसके पीछे बहुत सारे और प्रेशर्स हैं। तो मेरे ख्याल से मैं इस पर भी उनको 6 दूंगी, और 6 नंबर इसलिए कि ठीक है, किसान इस समय खुश नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने नीतियां बनाई हैं, सरकार ने नीतियां बनाई हैं मॉडर्नाइजेशन के लिए जी, वो भले किसान को एक तरह से रीअश्योरेंस नहीं दे पाई है, लेकिन आगे आने वाले समय में इसका बहुत अंतर पड़ेगा हमारे देश के एग्री कमोडिटीज मार्केट पर। पहली बात। ठीक है। दूसरी बात जो नेगेटिव है इसमें वो ये है कि उन्होंने एक सेस लगाया है जी। उन्होंने ये बताया है कि उस सेस से जो कंज्यूमर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से अगर सेस लगता है तो उससे राज्य सरकारों को वो पैसा नहीं मिलता। बिल्कुल, बिल्कुल। वो केंद्र सरकार के पास जाता है। तो इसको लेके मेरे ख्याल से नेगेटिव पॉइंट आपको नजर आता है। ठीक है, मनोज सर, इसको एक उपलब्धि के तौर पर भी एक तबका बता रहा है। सर, एग्रीकल्चर को आप कितने नंबर देंगे और उसके पीछे आपकी क्या दलील होगी? सर देखिए, ऐसा है कि इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे किसानों की जो आमदनी है वो बढ़े, जो कि सरकार का एक कमिटमेंट है। तो ऐसी तो कोई चीज़ मतलब इस बजट में सामने नज़र नहीं आई। जैसे पहले बात चल रही थी कि पीएम किसान योजना में शायद कुछ राशि बढ़े, लेकिन वो वहीं का वहीं है। तो बजट से पहले किसानों के आंदोलन के कारण शायद सरकार जो नीतियाँ लेके आई थी उसके कारण उम्मीदें बहुत थी, लेकिन बजट के आने के बाद उसमें कुछ ऐसा था नहीं। और मैं एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर मैं मनरेगा की भी बात कर लूँ, क्योंकि रूरल इकोनॉमी में उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो आपने देखा कि पिछले साल मनरेगा ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा माइग्रेंट वर्कर को एम्प्लॉयमेंट देने में, और उसका जो टोटल बजटरी एलोकेशन था वो 1,16,000 करोड़ कर दिया गया। लेकिन तो मेरे को उम्मीद थी कि शायद हो सकता है कि इस बारी उसमें शायद थोड़ा वो होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन वो कम होकर 73,000 करोड़ के करीब रह गया। तो नंबर ऐसी स्थिति में मैं 8 से ज़्यादा नंबर नहीं दूंगा, और 8 भी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बजट में ट्रांसपेरेंसी है। फूड सब्सिडी का जो बजटरी एस्टिमेट था 1,50,000 करोड़, उसको इसमें साफ साफ दिखाकर 4,20,000 करोड़ के करीब कर दिया। उसी तरीके से फर्टिलाइजर सब्सिडी को भी सामने लेकर आए हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी बजट में है, जो एरियर था वो सारा खत्म कर दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ी चीज। पारदर्शिता है, लेकिन कृषि के मोर्चे पर जो और बेहतर हो सकता था वो नजर नहीं आता है तीनों ही पैनलिस्ट को। इसीलिए एनके सर ने 4 नंबर दिए हैं, 10 में से अदिति जी ने 6 नंबर दिए हैं और गैरोला सर ने सिर्फ 8 नंबर दिए हैं। बाकी क्षेत्रों के मुकाबले खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर
और हेल्थ सेक्टर के लिहाज से, जहां पर काफी कुछ बड़े बदलाव की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। और इस बजट का मतलब क्या है, वित्त मंत्री के इस भाषण का मतलब क्या है, वरिष्ठ पत्रकारों के अनुभव के लिहाज से यह हमारी कोशिश थी इस खास कवरेज के दरमियान। रुक रहे हैं यहां पर कुछ देर के लिए, आप बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ।